एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी बिहार में एस्टेट कॉमर्स के जो वैकेंसीज आई है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ जो सिलेबस है हमारा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा अच्छी तरह से। साथ ही साथ क्या होगा कि हम लोग MCQ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन हम लोग MCQ के साथ साथ उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसको भी साथ ही साथ करते चलेंगे, ताकि आपका हर तरफ से जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो अच्छी तरह से क्लियर होते चले। तो हम लोग जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं, हम लोग पढ़ने वाले ऑडिटिंग के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑडिटिंग का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से कवर अप कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो हम लोग आज ऑडिटिंग से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या हो धीरे धीरे ऑडिटिंग के बारे में जो भी क्वेश्चंस है उसको समझने में, उसको करने में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और कि आप लोग एक्टिव रहिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ताकि क्या हो सके कि आपको वो चीज़ ध्यान में रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है किसी भी बुक्स का या कोई रिकॉर्ड होता है बिजनेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन या चेकिंग? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। तो जो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है किसी भी बुक्स का या जो रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं किसी बिजनेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं, वॉचिंग बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं या चेकिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो द राइट आंसर विल बी ऑडिटिंग। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग होता क्या है? तो ऑडिटिंग जो होता है ना, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है? किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब ये इस बात से मैटर नहीं करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो एंटिटी है वो प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है, या उसका साइज़ कैसा है, या उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है। इन सभी चीज़ों पे वो डिपेंड नहीं करता है। ऑडिट जो है वो सिंपली क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे ना हो, चाहे वो बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, लीगल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो जब ऐसे तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जहाँ पे एक्सप्रेस किया जा सके ओपिनियन को, उसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑडिट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन जहाँ पे क्या होता है, बुक्स को या और रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस को, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटिंग। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हैं। नो मैटर वो बिजनेस बड़ा है छोटा है, प्रॉफिट मेकिंग है नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आखिर ऑडिट होता क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पढ़ते हैं। द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथोरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। The verification of the authority and authenticity of transaction recorded in the books of account is called verification, internal audit, vouching या investigation। तो जो वेरिफिकेशन होता है ऑथोरिटी और ऑथेंटिसिटी का किसी भी ट्रांजैक्शन का, जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको क्या बोला जाता है? The verification of the authority and authenticity of transaction recorded in the books of account is called। तो जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का ऑथोरिटी या ऑथेंटिसिटी, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? वेरिफिकेशन नहीं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को वेरीफाई करना कि वो सही है कि गलत है। इंटरनल ऑडिट में भी, वाउचिंग ये भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे कर नहीं रहे किसी भी चीज़ का, हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा राइट आंसर वाउचिंग। अब वाउचिंग कैसे होगा? तो जो हम लोग वेरीफाई करते हैं ना ऑथोरिटी और ऑथेंटिसिटी को किसी भी ट्रांजैक्शन का, जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको वाउचिंग बोला जाता है। तो वाउचिंग ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का। क्या करते हैं? किसी भी ट्रांजैक्शन का वेरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर।
वाउचर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 आर कंसर्न्ड विद वाउचिंग, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टेटमेंट 2 है, यानी कि AAS 2, वो किस चीज़ से कंसर्न होता है? वाउचिंग से, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ऑडिट प्लानिंग या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हुआ AAS 2 के बारे में, यानी कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 के बारे में। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि AAS 1 ये किस चीज़ से कंसर्न होता है? तो AAS 2 तो हम लोग को समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इस चीज़ से रिलेटेड होता है। अब बताइए AAS 1 ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, किस चीज़ से कंसर्न होता है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो देंगे मुझे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय। तो नॉर्मली जो कंपनी के ऑडिटर होते हैं वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के लॉ बोर्ड के द्वारा? कौन अपॉइंट करता है कंपनी के ऑडिटर को? सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के लॉ बोर्ड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेयर होल्डर्स। कि कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं उनको क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। अब ये अपॉइंट कब किया जाता है? जब शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, तो वो कब करते हैं अपॉइंट? किसी को पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, वो करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान। जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, AGM होता है जब कंपनी का, उसी समय क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को। और ये क्या होता है? हर 5 साल में किया जाता है। ये जो है यूजुअली डन फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए किया जाता है। पर हर साल क्या होता है कि अप्रूवल लिया जाता है। जो कंपनी जो ऑडिटर को सेलेक्ट किया, ऑडिटर के नेम पे क्या होता है, ये नेसेसरी हो जाता है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल कंडक्ट किया जाता है उसमें उसका क्या किया जाए? अप्रूवल लिया जाए। क्लियर। तो ये क्या होता है यहाँ पे समझिए कि शेयर होल्डर्स जो है वो क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। कहाँ पे करते हैं? AGM में, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जब होता है कंपनी का तब करते हैं। और ये कितना टाइम के लिए होता है? ये 5 साल के लिए होता है, यूजुअली डन फॉर 5 ईयर्स। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क ऑफ द ऑडिटर इज। आखिर ऑडिटर का काम क्या होता है? ऑडिट क्या होता है वो तो हम लोग समझ गए। अब ऑडिटर का काम क्या होता है? टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू कंपाइल वेरियस अकाउंट्स बुक, रिव्यू द अकाउंट्स, इंटरप्रेट, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम एन अकाउंट, वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्री इज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। तो ऑडिटर का काम क्या होता है? अकाउंट्स को बुक में रिकॉर्ड करना, या वेरियस अकाउंट्स बुक को कंपाइल करना, उनको रिव्यू करना अकाउंट्स को, या तो कंक्लूजन निकालना कोई अकाउंट से, या तो वेरीफाई करना बुक एंट्री का, क्यों पता लगाना कि क्या इतना एक्यूरेट है वो। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्री इज़ टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। तो जो ऑडिटर का जॉब होता है वो ये होता है कि वो वेरीफाई करते हैं बुक्स को, बुक्स ऑफ एंट्रीज़ को, ताकि वो चेक कर सके कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना करेक्ट है वो, कितना ऑथेंटिक है वो, इस चीज़ को वो चेक करते हैं। ऑडिटर जो है ना ही वो रिकॉर्ड करते हैं किसी भी बुक्स को, या उनको कंपाइल भी नहीं करते हैं, ना ही वो किसी भी तरह का कंक्लूज़न निकालते हैं अकाउंट्स का। ये क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करते हैं और सजेस्ट करते हैं। और अगर कुछ एरर निकल जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? नेसेसरी इंक्वायरी भी वो कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ऑडिटर का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना और सजेस्ट करना। और अगर किसी भी तरह का एरर फाइंड हो जाता है तो वो क्या करते हैं? नेसेसरी इंक्वायरी वो करते हैं। क्लियर? तो वो ना ही रिकॉर्ड करते हैं, ना ही कंपाइल करते हैं, ना ही
रिव्यू करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्री इज टू फाइंड आउट एक्यूरेसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑडिट कवर सेवरल ईयर्स, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर्स, इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स, टू नो द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑडिट जो है वो बहुत सालों का होता है, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों बहुत साल कवर करते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत साल कवर करते हैं, या तो जो एवरेज अर्निंग कैपेसिटी होता है उसको जानने के लिए किसी भी इंटरप्राइज का वो एक ऑब्जेक्ट होता है ऑडिट का। तो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? इसका राइट आंसर ऑडिट कवर सेवरल ईयर्स, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर, जब ऑडिट ही नहीं होता है तो जाहिर सी बात है ऑडिट तो यहाँ पे भी नहीं होगा। टू नो द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी, इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जो ऑडिट है वो क्या होता है? हर साल के एंड में किया जाता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो किया जाता है। ये कोई प्रोसेस नहीं होता। क्या ऑडिट प्रोसेस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑडिट करना कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। और ऑडिट करने के दौरान अगर किसी भी तरह का फ्रॉड निकलता है, डिस्कवर किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? एक इन्वेस्टिगेशन कराया जाएगा उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कराना। ताकि क्या होगा कि हम लोग को तभी पता चल सकेगा कि वो एम्प्लॉय कहाँ पे क्या गड़बड़ी किया है। और ये प्रोसेस जो है वो साल में एक बार से ज़्यादा हो सकता है, अगर लगे कि हाँ बार बार क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड निकल के आ रहा है, या बार बार क्या हो रहा है, ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो ऑडिट है वो क्या होता है? हर साल के एंड में होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में हर साल होता ही है। लेकिन ये कोई प्रोसेस नहीं है जो लंबे समय तक चले। ये क्या होता है? ऑडिट के दौरान अगर किसी भी तरह का हम लोग को फ्रॉड देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस सिचुएशन में एक इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट होता है, जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होता है ये सब चीज़ों के लिए। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन, जाहिर सी बातें बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो साल में क्या होता है? एक बार से भी ज़्यादा कराया जा सकता है। अगर वैसा लगे कि कंपनी में बार बार फ्रॉड हो रहा है तो इस केस में ये एक बार से भी ज़्यादा कराया जा सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट है, ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड ऑफ द ब्लड हाउंड, सॉरी, स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किन के द्वारा दिया गया है? ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट कौन दिया है? लॉर्ड जस्टिस लैंडले, लॉर्ड जस्टिस लॉब्स, लूका पैसियालो, स्पाइसर एंड पैगलर। तो ये डेफिनेशन कौन दिया है? एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड्स। ये स्टेटमेंट देने वाले थे लॉर्ड जस्टिस लॉब्स। कौन दिया था? लॉर्ड जस्टिस लॉब्स। और कहाँ पे दिए थे? ये दिए थे ये स्टेटमेंट किंगस्टन में। किंगस्टन का जो कॉटन मिल केस चल रहा था उस टाइम का दिया हुआ है ये। क्या इसको याद कर लीजिएगा? किंगस्टन कॉटन मिल केस। और ये किस ईयर का बात है? ये है 1896 का बात। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था 1896 में किंगस्टन कॉटन मिल केस के टाइम पे। और किनके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड जस्टिस लूप्स के द्वारा। तो ये जो केस था किंगस्टन कॉटन मिल केस, वो क्यों किया गया था, किस रीज़न से किया गया था, उसमें क्या बोला गया था? अगर किसी को कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसे इसलिए बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस का अगर एब्सेंस होता है तो जो ऑडिटर होता है वो अगर उस केस में क्या होगा कि जो फ्रॉड किया गया है उसको डिटेक्ट करने में वो अनेबल हो जा रहा है किसी भी ट्रस्टेड एम्प्लॉय के द्वारा कंपनी का। वो जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा शातिर है और वो क्या फ्रॉड कर दिया किसी कंपनी का, पर ऑडिटर जो है उस फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग एक पुलिस और चोर वाला केस अगर समझे, जैसे इस एग्जांपल से कि कोई चोर है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, हर काम क्या किया वो बहुत ही प्लान्ड मैनर में किया,
तो क्या हुआ, कोई सबूत नहीं छोड़ा वो अपने पीछे, तो उस केस में क्या होगा, पुलिस को उसको पकड़ने में प्रॉब्लम आएगा, वो खोज नहीं पाएगा। अब हर चीज़ इतना प्लान मैनर में किया, इतना क्लेवर है वो। तो वही केस यहाँ पे भी होता है कि जैसे जो एम्प्लॉयज़ है, ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ स्पेशली, क्योंकि जिस लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं उस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस पर शक करना या उसको उस तरह से देखना कि ये फ्रॉड है, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो जब कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉय जो है वो फ्रॉड करता है, और वो ट्रस्टेड एम्प्लॉय क्या बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा प्लान्ड मैनर में ये फ्रॉड किया है, तो उस केस में अगर कोई वैसा सर्कमस्टांसेस नहीं मिलता है जहाँ पे ऑडिटर जो है वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाए, क्लियर, तो वो क्या होगा, उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। जो ऑडिटर है वो उस चीज़ के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। क्लियर है इतना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जस्टिस लॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है CS, उसका क्या फंक्शन नहीं होता है। CS एज एन एजेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, CS एज द प्रॉक्सी टू द मेंबर्स ऑफ BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CS एज एन अकाउंटेंट, CS एज एन ऑडिटर। तो क्या काम नहीं होता है कंपनी सेक्रेटरी का। जो कंपनी के जो सेक्रेटरी है वो क्या है, एजेंट होते ही है टॉप मैनेजमेंट के, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक प्रॉक्सी भी होते हैं मेंबर्स ऑफ BOD के, साथ ही साथ क्या होता है, प्रॉक्सी होते हैं बिहाफ ऑफ BOD। फिर वो क्या करते हैं, एक अकाउंटेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। पर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो कभी भी ऑडिटर नहीं हो सकता। और एक बात, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो एक वॉचडॉग भी होता है। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, वॉचडॉग भी होता है। क्लियर है? तो क्या फंक्शन नहीं होता है अगर बोला जाए तो कंपनी सेक्रेटरी कभी भी ऑडिटर नहीं हो सकते। लेकिन वो क्या हो सकते हैं, तो वो टॉप मैनेजमेंट के एजेंट भी हो सकते हैं, प्रॉक्सी भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्या हो सकते हैं, वो वॉचडॉग भी हो सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं एज अ वॉचडॉग भी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज एक्सक्लूसिवली डन बाय कंपनी सेक्रेटरी। तो कौन सा इसमें से ऑडिट ऐसा है जो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला है स्टैट्यूटरी ऑडिट, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑडिट है जो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट या सेक्रेटरियल ऑडिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्रेटरियल ऑडिट, ना फाइनेंशियल, ना कॉस्ट और ना ही स्टैट्यूटरी। तो जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। अब ये भी तो जानना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, वो ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिटर्स के द्वारा। कॉस्ट, लेकिन हाँ ये जो ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे किया जाता है। क्लियर? अब कॉस्ट ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉस्ट ऑडिट किया जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के जो अकाउंटेंट हैं उनके द्वारा किया जाता है। और फाइनेंशियल ऑडिट की अगर हम लोग बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर? और एक और हम लोग पहले पढ़े थे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट वो किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनल ऑडिट किया जाता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा इंटरनल ऑडिट किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टैट्यूटरी ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है, ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के द्वारा। फिर फाइनेंशियल ऑडिट वो किनके द्वारा किया जाता है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा किया जाता है। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट वो कंपनी के सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। फिर जो इंटरनल ऑडिट है वो करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट for the accuracy of data and examination of these records to ensure that the other two, its principles, plans, policies and objective can otherwise be called performance audit, strategic audit, cost audit या statutory audit. The process of verification of cost account
for the accuracy of data and examination of these records to ensure that the other two, यहाँ पे that the adhere होगा, that the adhere its principle, plans, policies and objectives can otherwise be called। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है कॉस्ट अकाउंट्स को ताकि पता चल सके उनके डाटा की एक्यूरेसी को, फिर जो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं उसके रिकॉर्ड्स को, ताकि हम लोग को ये पता चल सके उसका जो प्रिंसिपल, प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर्स है, अदरवाइज ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑडिट बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो जो कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, और ये किनके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है कॉस्ट ऑडिटर्स को, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑडिट। और कॉस्ट ऑडिटर्स को रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, अच्छी तरह से वो भी अपना प्रिपरेशन कर सके। थैंक यू।